हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने संडे स्पेशल का एपिसोड 16 लेकर के। जैसा कि आपको मालूम है, आज संडे है और संडे हमेशा की तरह हमारा स्पेशल होता है, जिस दिन हम जो है किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं। तो आज का जो संडे स्पेशल एपिसोड है, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एमफिल एंड पीएचडी जो रेगुलेशन है 2016 का, उसके क्या जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। मतलब ये जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन में बताया गया है क्या क्या कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड हैं एमफिल पीएचडी के, और क्या प्रोसेस रहेगा पूरा, जैसे कोर्स वर्क के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, गाइड का के रिगार्डिंग, गाइड की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको क्या किस तरह से वो पीएचडी करवा सकते हैं उसके रिगार्डिंग सारे के सारे प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है, आरडीसी कैसे होती है, थीसिस कैसे बनती है, वाइवा वॉइस क्या होता है, या रिसर्च पेपर का क्या नॉर्म्स हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस संडे स्पेशल के स्पेशल एपिसोड में आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि पीएचडी और एमफिल आखिर है क्या और कितना मुश्किल काम है। ये डरने वाली बात हालांकि है नहीं, अगर हम इनको बिल्कुल सही तरीके से सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम अपने काम को सहज तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है हम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो दिक्कत परेशानी वाली बात जो है वो हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर कमेंट करें और पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी सवाल है अगर आपका, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी पीएचडी और एमफिल करना चाहते हैं, ताकि वो भी इसके बारे में पूरी जानकारी लें। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है रेगुलेशन 2016 का, जो कि एमफिल और पीएचडी के लिए आया था 2016 में, और अभी जो है वो यही रेगुलेशन जो है वो फॉलो किया जाता है। अभी तक कोई इसके बाद रेगुलेशन आया नहीं है एज पर माई नॉलेज इज़ कंसर्न। तो इस रेगुलेशन में क्या बताया गया है, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल एंड पीएचडी डिग्री, वो सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसकी कॉपी जो है वो भारत सरकार के राजपत्र में जो है वो छपी हुई है, और आप वहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, आप दोनों तरीके से दोनों लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका जो लिंक है, इस भारत सरकार का जो ये राजपत्र छपा था इस रेगुलेशन का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं ध्यान से। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पीएचडी और एमफिल से रिलेटेड, वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे ज़्यादा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमफिल और पीएचडी के लिए, सबसे पहले इन्होंने जो क्लाउज 2.1 है उसमें डिस्कस किया है एमफिल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें, कि एमफिल करने के लिए आपको जो है वो कम से कम जो है वो 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। दूसरा जो है इन्होंने क्या बोला है, और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, या तो ग्रेड बी आपका 7 पॉइंट स्केल पे जो है इतने मार्क्स होने चाहिए, ग्रेड बी कम से कम होना चाहिए। और जो एससी एसटी ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कैंडिडेट होते हैं, उनको जो है इसमें बोला गया है कि 5% की रिलैक्सेशन जो है वो मार्क्स में दी जा सकती है। सिमिलरली यही प्रोसीजर जो है वो ग्रेड्स में भी फॉलो किया जाएगा, मतलब 50% तक जो है वो एससी एसटी ओबीसी और दूसरे जो पीडब्ल्यूडी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% तक जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी एडमिशन का, तो उसमें जो है वो क्लाउज 2 में जो बातें कही गई है 50% और 55% का, वो सारा का सारा उसमें रहेगा। साथ ही इसमें एक बात 3.2 में ये कही गई है कि कैंडिडेट को देखिए कोर्स वर्क करना होता है, एमफिल का कोर्स वर्क जिसको बोलते हैं, जिसने एमफिल की हुई है, तो आपके मार्क्स जो है वो एमफिल में 55% जो है एटलीस्ट होने चाहिए। वही पर्सन जो है वो एमफिल से पीएचडी में जो है एडमिशन ले सकता है। अगर उसने एमफिल नहीं की है तो पीएचडी में अलग से कोर्स वर्क होता है, तो वहाँ पे उसको 55% मार्क्स जो है वो कम से कम लेने होते हैं। और एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट हैं उनको 50% का इसमें बताया गया है क्राइटेरिया, कि आपके एमफिल में 55% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, तब आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो जो पीएचडी में एमफिल नहीं हुआ है या इस कोर्स में नहीं होता है, तो आप जो है पीएचडी वाले जो कोर्स वर्क होता है उसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। फर्दर आगे कोर्स वर्क की जब डिस्कशन करेंगे वहाँ पे ये चीज़ जो है वो हम दोबारा से क्लेरिफाई कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो चीज़ बताई गई है, देखिए
हाँ, ये बोला है 3.3 में, ए पर्सन हुज एमफिल डिसर्टेशन हैज बीन इवैल्यूएटेड एंड द वाइवा वाज इज पेंडिंग मे बी एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। कि जैसे किसी इंस्टीट्यूशन से कोई एमफिल कर रहा है, उसका डिसर्टेशन तो कंप्लीट हो चुका है, इवैल्यूएटेड हो चुका है वो, लेकिन अभी वाइवा वाज नहीं हुआ है एमफिल का, तो उस पर्सन को भी पीएचडी में सेम इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन दिया जा सकता है। और आगे क्या बोला है 3.4 में, कैंडिडेट्स पोजेसिंग अ डिग्री कंसीडर इक्विवेलेंट टू एमफिल डिग्री ऑफ an Indian institution from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standard of educational institutions shall be eligible for admission to PhD program। कि अगर जैसे मान लीजिए किसी ने इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन से, सेम इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी एमफिल किया गया है और जिसकी असेसमेंट होती है किसी बॉडी के द्वारा और इक्विवेलेंट टू द एमफिल माना जाता है कोई कोर्स, या फॉरेन से कोई एमफिल का कोर्स किया है या इक्विवेलेंट टू एमफिल कोर्स किया है, और वो जो भारत सरकार द्वारा एमफिल का कोर्स डिजाइन किया गया है उसके मापदंडों के ऊपर सही उतरता है, उसके बराबर समान होता है, तो उस पर्सन को भी जो है वो पीएचडी में एनरोल किया जा सकता है। इसके बाद ड्यूरेशन की बात की गई है यहाँ पे कि क्या ड्यूरेशन रहता है, कितने टाइम की पीएचडी होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितने टाइम की पीएचडी होती है जी, कितना टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले एमफिल की ड्यूरेशन की यहाँ पे बात कही गई कि 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर और 1 ईयर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 4 सेमेस्टर और 2 ईयर, कि कम से कम 2 सेमेस्टर का जो है एमफिल का प्रोग्राम होता है, जिस और या फिर 2 सेमेस्टर या 1 साल आप मान के चलिए, और मैक्सिमम जो है वो इसमें 4 सेमेस्टर हो सकते हैं या 2 साल का जो है एमफिल का प्रोग्राम हो सकता है। अब बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी की मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स की है। 3 साल आपको लगेंगे ही लगे हैं, आपको करना पड़ेगा 3 साल काम जो है, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर, जिसमें 3 साल में मिनिमम जो है आप कोर्स वर्क को भी इंक्लूड कर लें, मतलब 3 साल में आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल से पहले नहीं, कम से कम 3 साल आपको इंक्लूडिंग कोर्स वर्क लगाने ही पड़ेंगे इंस्टीट्यूशन में, और मैक्सिमम जो है वो 6 साल की आपकी पीएचडी हो सकती है। 6 साल के बाद क्या होगा, अगर 6 साल में नहीं हुई तो एक्सटेंशन बियॉन्ड द अबव लिमिट विल बी गवर्न्ड बाय द रेलिवेंट क्लाउज एज स्टिपुलेटेड इन द स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कंसर्न। कि देखिए अगर मान लो 6 साल में आपका पीएचडी नहीं होता है तो उस केस में आपको एक्सटेंशन दी जा सकती है, टाइम पीरियड और दिया जा सकता है, जो भी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का पीएचडी से रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंस है उसमें जो चीज़ बताई गई है। और ख़ास तौर से यहाँ पे वुमेन्स के लिए रिलैक्सेशन बताई गई है, और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन बताई गई है। ऐसे कैंडिडेट जो वुमेन कैंडिडेट हैं और ऐसे फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट जिनकी मोर देन 40% डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर फॉर एमफिल एंड 2 ईयर फॉर पीएचडी इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन बताई गई है। मतलब एमफिल जैसे मैक्सिमम 2 साल की होती है, तो उस केस में जो बोला है कि वुमेन्स के लिए या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 1 साल एमफिल में ज़्यादा दिया जा सकता है, मतलब 2 की जगह 3 साल करवाया जा सकता है। और पीएचडी की बात करें तो 2 साल एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, जैसे कि 6 साल जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है पीएचडी का, तो वुमेन और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको जो है 2 साल और यानी कि 8 साल जो है वो दिए जा सकते हैं। इन एडिशन द वुमेन कैंडिडेट में बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एमफिल पीएचडी फॉर अप टू 240 डेज। कि इसके साथ जो है 8 साल के अलावा, या एमफिल की बात करें तो 3 साल के अलावा जो है वुमेन्स को 240 दिन का और अवकाश दिया जा सकता है इन केस ऑफ मैटरनिटी, या बच्चे की देखभाल करने के लिए जो है वो उनको और 240 दिन का लीव दिया जा सकता है इन एडिशन टू द मैक्सिमम टाइम पीरियड। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की, किस तरह से पीएचडी एमफिल में एडमिशन हो सकता है। सबसे पहले एमफिल की बात करेंगे। ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज शैल एडमिट एमफिल पीएचडी स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रांस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कि एमफिल या पीएचडी में जो भी एडमिशन होगा वो एंट्रांस के थ्रू होगा, ये इन्होंने क्लियर लिखा है पहला पॉइंट 5.1 में। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में बी डिसाइडेड सेपरेट टर्म एंड कंडीशन फॉर पीएचडी एंट्रांस टेस्ट
for those students who qualify UGC NET including JRF, UGC CSIR NET including JRF, SLET, GATE, teacher fellowship holder or have passed MPhil program. Similar approach may be adopted in respect of entrance test for MPhil program. कि देखिए MPhil और PhD के लिए इन्होंने बोला है कि एंट्रांस के थ्रू जो है एडमिशन होगा, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई JRF कैंडिडेट है या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, SLET क्वालिफाइड कैंडिडेट है, गेट क्वालिफाइड है या लेक्चरशिप क्वालिफाइड है या MPhil किसी ने कर रखा है, उनके लिए अलग से जो है वो सेपरेट टर्म एंड कंडीशन हो सकती है। मतलब एंट्रांस के अलावा उनको डायरेक्ट एंट्री भी दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये प्रोसीजर में बताया गया है और सेम प्रोसीजर जो MPhil और PhD दोनों के लिए अप्लाई होगा। इसके अलावा क्या बोला है इन्होंने, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सब क्लाउज 1.2 अबव द कॉलेज अंडर देम विच आर अलाउड टू कंडक्ट MPhil और PhD प्रोग्राम शैल बी, कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो कॉलेजेस हैं वो भी PhD और MPhil प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। कंडीशन क्या बोली गई है, डिसाइड ऑन एन एनुअल बेसिस थ्रू देयर एकेडमिक बॉडीज एज प्रीडिटरमाइंड एंड मैनेजेबल नंबर ऑफ MPhil एंड PhD स्कॉलर टू बी एडमिटेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसर्च सुपरवाइजर एंड अदर एकेडमिक एंड फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, कि इसके अलावा जो है जो कॉलेजेस में भी PhD हो सकती है अगर वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती हैं, वो हम लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे लेबोरेटरी की फैसिलिटी है, जो नंबर ऑफ सुपरवाइजर वहाँ पे कितने अवेलेबल है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके आगे हम बढ़ते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं कि HEIS एज मेंशन्ड क्लाउज 1.2 शैल एडमिट कैंडिडेट टू two-stage process through an entrance test, self-qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of the entrance test shall consist 50% of the research methodology and 50% shall be specific subject। कि देखिए जो entrance test होगा उसमें क्या बोला गया है, जो syllabus होगा उस एंट्रांस टेस्ट का 50% सिलेबस जो होगा वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का आना चाहिए और 50% जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस भी डिसिप्लिन का होगा कैंडिडेट उसका होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या कही है कि आपके एंट्रांस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स जो हैं वो आने ही चाहिए, तब जाकर के आपका एंट्रांस टेस्ट के थ्रू जो है वो एडमिशन होगा। और उसके बाद एंट्रांस कंडक्ट करने के बाद 50% लेने के बाद क्या होगा, एन इंटरव्यू बाइबा बॉयज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द HEI एज मेंशन्ड इन द क्लाउज 1.2 when the candidate are required to discuss their research interest area through a presentation before a duly constituted department research committee। देखिए क्या बोला है कि एक बोलते हैं जनरली कि इंटरव्यू होता है PhD के बाद, वो एक एक्चुअली इंटरव्यू आप उसको मान लो या बाइबा बॉयस मान लो या काउंसलिंग मान लो या जस्ट डिस्कशन मान लो, उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट होगा या तो उसकी प्रेजेंटेशन होगी जो रिसर्च का टॉपिक वो लेगा, या उससे डिस्कशन होगा कि आप किस पे रिसर्च करोगे, क्या रिसर्च करोगे, और वो किसके सामने होगा, डिपार्टमेंट की जो रिसर्च कमेटी होती है, जो डिपार्टमेंट के मेन लोग बैठे होते हैं उसमें, और वो डिस्कस करते हैं ताकि वो काउंसिल कर सके बच्चे को, स्टूडेंट को, ताकि वो किस टॉपिक में किस पर्टिकुलर पर्सन के आगे असाइन किया जाए, ये बोला गया है। अच्छा आगे 5.5 में इन्होंने डिस्कस किया है कि द इंटरव्यू बाइबा बॉयज शैल आल्सो कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, कि क्या एस्पेक्ट जो है वो इंटरव्यू या बाइबा बॉयज में होंगे। पहला, द कैंडिडेट पोजेसेस द कंपिटेंस फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च, कि जो रिसर्च उसने करनी है क्या उसमें वो कॉम्पिटेंस है, क्या उसमें वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक रिसर्चर में। द रिसर्च वर्क कैन बी सुइटेबली अंडरटेकन एट द इंस्टीट्यूशन कॉलेज, कि उस इंस्टीट्यूशन में जो रिसर्च बच्चा करना चाहता है, जो थीम लेकर के आया है, जो प्रपोजल लेके आया है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो चीज़ें डिस्कस होंगी। द प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट टू द न्यू एडिशनल नॉलेज, कि जो रिसर्च वो करेगा स्टूडेंट वो वाकई कंट्रीब्यूशन करेगा सोसाइटी के लिए, कुछ अपलिफ्टमेंट होगी, उससे कोई फायदा होगा, एग्जिस्टिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज में कितना एडिशन करेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस इसमें होती है। 5.6 में क्या बोल रखा है, द यूनिवर्सिटी शैल मेंटेन द लिस्ट ऑफ द MPhil PhD रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑन इट्स वेबसाइट ऑन ईयर वाइज बेसिस, कि देखिए जो भी स्टूडेंट फिर एडमिट होते हैं PhD में तो हर साल जो है यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो बनानी पड़ती है और डिस्प्ले करनी पड़ती है। उस लिस्ट में क्या क्या होगा, द लिस्ट शैल इंक्लूड द नेम ऑफ रिसर्च रजिस्टर्ड कैंडिडेट, टॉपिक ऑफ हिज रिसर्च, नेम ऑफ हिज रिसर्च सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, डेट ऑफ एनरोलमेंट ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन, कि उस लिस्ट में क्या होगा, एक तो कैंडिडेट का नाम होगा,
रिसर्च का टॉपिक का नाम होगा, उसके सुपरवाइजर या को सुपरवाइजर का नाम होगा और उसका एनरोलमेंट नंबर जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। अब बात आती है एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर की। रिसर्च सुपरवाइजर कैसे जो है वो असाइन होता है या क्या प्रोसेस है या किसको हम रिसर्च सुपरवाइजर जो है वो बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी रिसर्च सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, नंबर ऑफ एमफिल पीएचडी स्कॉलर परमिसिबल पर सुपरवाइजर कि इसमें बताया गया 6 में कि कौन रिसर्च सुपरवाइजर हो सकता है, को सुपरवाइजर हो सकता है या कितने नंबर ऑफ एमफिल या पीएचडी स्कॉलर जो है एक सुपरवाइजर के अंडर दिए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले 6.1 में क्या बोल रहा है, एनी रेगुलर प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेज विद एट लीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन in a referred journal and any regular associate assistant professor of the university institution deemed to be university college with a PhD degree at least 2 research publication in referred journal may be recognized as research supervisor। कि अगर कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के केस में 5 साल का उसका माफ कीजिएगा विद एटलीस्ट 5 उसके रिसर्च पेपर होने चाहिए किसी भी रेफर्ड जर्नल में। प्रोफेसर के लिए 5 रिसर्च पेपर होने चाहिए। दूसरा, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर अगर कोई है तो उसके जो है वो कम से कम जो है वो 2 रिसर्च पेपर किसी रेफर्ड जर्नल में होने चाहिए। वो पर्सन जो है वो रिसर्च सुपरवाइजर बन सकता है। साथ में उसकी जो है वो पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। पीएचडी प्लस 2 रिसर्च पेपर एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में, और प्रोफेसर के केस में जो फुल प्रोफेसर होता है उसके केस में 5 रिसर्च पेपर कम से कम होने चाहिए छपे हुए। दूसरी बात, प्रोवाइडेड दैट इन एरिया डिसिप्लिन्स वेयर देयर इज नो और ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ रेफर्ड जर्नल्स द इंस्टीट्यूशन में रिलैक्स द अबव कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ए पर्सन एज रिसर्च सुपरवाइजर विद रीजन रिकॉर्डेड इन रिटन। मान लीजिए कोई ऐसा डिसिप्लिन है या फील्ड है जिसमें जो जर्नल्स बड़े लिमिटेड है, रेफर्ड जर्नल या है ही नहीं, तो उस केस में जो है वो इन रिटन जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है कि इस पर्सन को हम सुपरवाइजर बना रहे हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है रिसर्च पेपर वाली, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कोई भी रेफर्ड जर्नल इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, ओनली अ फुल टाइम रेगुलर टीचर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेज कैन एक्ट एज अ सुपरवाइजर। कि केवल वही आदमी सुपरवाइजर बन सकता है जो एक रेगुलर टीचर होगा, रेगुलर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होगा। द एक्सटर्नल सुपरवाइजर आर नॉट अलाउड। एक्सटर्नल सुपरवाइजर नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है एज पर द रेगुलेशन। हाउएवर co-supervisor can be allowed in interdisciplinary areas from other departments of the same institute or from other related institutes which are approved of the research advisory committee। कि एक्सटर्नल सुपरवाइजर नहीं हो सकता है, लेकिन एक को सुपरवाइजर जरूर हो सकता है किसी कंसर्न या रिलेटेड डिपार्टमेंट का। जैसे कॉमर्स का कोई स्कॉलर है उसके लिए मैनेजमेंट का रिसर्च सुपरवाइजर दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से रिसर्च सुपरवाइजर को सुपरवाइजर जो है वो हो सकता है अगर वो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी उसको अप्रूव करती है तो। The allocation of research supervisor for a selected research scholar shall be decided by the department concerned depending upon the number of scholars per research supervisor, the available specialization among the supervisor and research interest of the scholar as indicated by them at the time of interview and viva boys। कि देखिए रिसर्च सुपरवाइजर कैसे अलोकेट होगा कि सबसे पहले कि कितने रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं उसके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, वैकेंसी है या नहीं है। दूसरी बात, रिसर्च की स्पेशलाइजेशन क्या है उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर की, कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या है, और ये सारी चीज़ें जो डिस्कस होती हैं कैंडिडेट के साथ जो है वो इंटरव्यू है बाबा बोस में। ठीक है, इसके बाद 6.4 में क्या बोला है, इन केस ऑफ टॉपिक विच आर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हियर द डिपार्टमेंट कंसर्न फील दैट द एक्सपर्टीज इन द डिपार्टमेंट हैज टू बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम आउटसाइड द डिपार्टमेंट में अपॉइंट अ रिसर्च सुपरवाइजर फ्रॉम द डिपार्टमेंट इटसेल्फ हु शैल बी known as the research supervisor and a co-supervisor from outside the department, faculty, college, institution on the such term and condition as may be specified and agreed upon the consenting institution college। कि देखिए मान लीजिए कि आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर है वो बहुत बिजी है या काफ़ी टाइम बाहर रहता है, उसके पास एक्स्ट्रा जो है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट की, दूसरे इंस्टीट्यूशन की, तो उस केस में जो है आपको एक को सुपरवाइजर सेम डिपार्टमेंट का जो अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या चीज़ बोली है 6.5 में, रिसर्च सुपरवाइजर को सुपरवाइजर हु इज अ प्रोफेसर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट गाइड मोर देन 3 एमफिल एंड 8 पीएचडी स्कॉलर। कि अगर कोई प्रोफेसर है वो कितने लोगों को जो है वो सुपरवाइज कर सकता है या को सुपरवाइजर हो सकता है। एमफिल के मैक्सिमम 3 और एमफिल के जो है पीएचडी के जो है वो मैक्सिमम 8 जो है स्कॉलर उसके अंडर रिसर्च कर सकते हैं। अगर एसोसिएट प्रोफेसर है
तो उस केस में एसोसिएट प्रोफेसर एज अ रिसर्च सुपरवाइजर कैन गाइड अप टू मैक्सिमम 2 एमफिल एंड 6 पीएचडी स्कॉलर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 एमफिल के और मैक्सिमम 6 जो है वो पीएचडी के स्कॉलर उसके अंडर हो सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एटलीस्ट जो है मैक्सिमम 1 एमफिल स्कॉलर का और 4 पीएचडी स्कॉलर का जो है वो मैक्सिमम रिसर्च सुपरवाइजर हो सकता है। 6.6 में क्या बोला है, इन केस ऑफ रिलोकेशन ऑफ एमफिल पीएचडी वुमेन स्कॉलर ड्यू टू मैरिज और अदरवाइज द रिसर्च डाटा शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें क्या बोला है 6.6, अगर कोई वुमेन रिसर्च स्कॉलर है, ठीक है, पीएचडी या एमफिल की स्कॉलर है, तो उस केस में जो है वो शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड टू द यूनिवर्सिटी विच the scholar intend to relocate provided all the other condition in these regulation are followed in letter spirit and research work does not pertain to the project secure institution supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution of the part of the research already done। कि वुमेन सुपरवाइजर के केस में क्या बोलता है कि डाटा वेरी कर सकता है। अब 7वें नंबर पे आते हैं, कोर्स वर्क के रिगार्डिंग क्या कंडीशन इसमें बताई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, हमने पहले भी पढ़ा था 55% वाला क्राइटेरिया। क्रेडिट रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, सिलेबस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लीशन एटसेट्रा। कोर्स वर्क के रिगार्डिंग क्या है, देखिए 7.1 में बोला है द क्रेडिट असाइंड टू द एमफिल और पीएचडी कोर्स वर्क शैल बी अ मिनिमम ऑफ 8 क्रेडिट एंड मैक्सिमम ऑफ 16 क्रेडिट। कोर्स वर्क के कम से कम 8 क्रेडिट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 क्रेडिट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा का कोर्स वर्क नहीं होता है। इसके बाद क्या बोला है कोर्स वर्क के रिगार्डिंग, द कोर्स वर्क शैल बी ट्रीटेड एज प्री रिक्वेस्टेज ऑफ एमफिल पीएचडी प्रेपरेशन। कि एक प्री रिक्वेस्ट ही है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एमफिल या पीएचडी करते हैं तो आपको कोर्स वर्क करना ही पड़ेगा। ए मिनिमम ऑफ 4 क्रेडिट शैल बी असाइंड टू 1 or more courses on research methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer application, research ethics, review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing to the student of MPhil and PhD। कि जो एमफिल का कोर्स वर्क है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए सिलेबस में, सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड होने चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च मेथडोलॉजी होनी चाहिए, रिसर्च एथिक्स होने चाहिए और पब्लिकेशन के रिगार्डिंग जो है मिनिमम ट्रेनिंग फील्ड जो है वो फील्ड वर्क जो है उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। इस तरह का कोर्स वर्क डिजाइन होना चाहिए। और क्या बोला है 7.3 में, ऑल कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एमफिल एंड पीएचडी कोर्स वर्क शैल बी इन कन्फर्मिटी विद द क्रेडिट आवर इंस्ट्रक्शन। देखिए पूरे क्रेडिट आवर कितने घंटे क्लासेस लगेंगी वो सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए, इसमें बोला गया है। इसके बाद जो है द डिपार्टमेंट वेयर द स्कॉलर परस्यू हिज रिसर्च शैल बी प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज टू हिम हर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बोलती है उसके हिसाब से कोर्स वर्क डिजाइन होगा। ऑल कैंडिडेट एडमिटेड टू एमफिल एंड पीएचडी program shall be required to complete the coursework prescribed by the department during the initial 1 or 2 semester। कि शुरुआती 1 या 2 सेमेस्टर में आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम 1 साल और मिनिमम 6 महीने का जो है वो आपका कोर्स वर्क होना चाहिए। कैंडिडेट ऑलरेडी होल्डिंग एमफिल डिग्री एंड एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम और दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोर्स वर्क इन द एमफिल and have been permitted to proceed PhD in the integrated course may be exempted by the department from the PhD coursework। कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से एमफिल कर रखा है वो डायरेक्ट पीएचडी का जो उनका काम है रिसर्च वर्क है वो कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्स है तो अगर आपने एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स है तो एमफिल कर रखा है तो सीधा रिसर्च वर्क करेंगे, या अगर अलग अलग कोर्स है तो एमफिल करके आए हैं तो पीएचडी में डायरेक्ट रिसर्च वर्क करेंगे। और अगर एमफिल नहीं किया है तो उस केस में आपका एडमिशन पीएचडी में होता है तो पहले आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके आप जो है वो अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू करेंगे। और 7.8 इसमें देखिएगा आपका जो बोला गया है कि इसमें जो है यूजीसी के नॉर्म्स बोलते हैं कि 55% जो है वो मार्क्स आपके एटलीस्ट कोर्स वर्क में होने चाहिए, या 7 पॉइंट जो है स्केल आपका 7 पॉइंट में बी ग्रेड इसमें होना चाहिए, तब आप जो है वो कोर्स वर्क कंप्लीट आपका माना जाएगा। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी एंड इट्स फंक्शन। अब बात आती है कि आरडीसी क्या होता है या रिसर्च एडवाइजरी कमेटी क्या होता है, रिसर्च डिग्री कमेटी भी बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीएचडी और एमफिल में क्या होता है। देयर शैल बी अ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और एन इक्विवेलेंट बॉडी फॉर सिमिलर पर्पस एज डिफाइंड इन द स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड फॉर ईच एमफिल एंड पीएचडी स्कॉलर। कि हर पीएचडी और एमफिल स्कॉलर के लिए एक रिसर्च डिग्री कमेटी होता है या रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होता है, उसका क्या काम होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, टू रिव्यू द रिसर्च प्रपोजल एंड फाइनलाइज द रिसर्च टॉपिक।
कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है सिनॉप्सिस जिसको बोलते हैं उसको रिव्यू करना, चेक करना और रिसर्च का टॉपिक फाइनल करना। दूसरा, to guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the courses he may have to do, कि सबसे पहले फिर उसके बाद जो पहले फाइनल करना टॉपिक, उसके बाद जो है रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना और मेथोडोलॉजीज को सुजेस्ट करना कि आप इस तरीके से काम करो। टू periodically review and assist in the progress of research work done research scholar, कि जो रिसर्च स्कॉलर काम करता है टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना और उसको हेल्प करना कि आप इस तरह से काम करो, ये अच्छा नहीं हुआ, इसमें कमी रह गई, वो सारी चीज़ें बताना। इसके बाद 8.2 में क्या बोला है, रिसर्च स्कॉलर शैल अपीयर बिफोर द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी once in 6 months to make a presentation of the progress of his her work for evaluation of and further guidance. The 6 monthly progress report shall be submitted by the research advisory committee to the institution college with a copy of research स्कॉलर। देखिए क्या करना पड़ता है कि हर रिसर्च स्कॉलर को हर 6 महीने में जो भी एक पीएचडी की रिसर्च डिग्री कमेटी, एमफिल की रिसर्च डिग्री कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, कितना काम उसने किया वो बताना पड़ता है। इसके साथ ही एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ता है हर 6 महीने में अपने डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, और एक कॉपी अपने पास रखनी होती है और एक कॉपी सबमिट करनी पड़ती है रिसर्च डिग्री कमेटी को कि उसने कितना काम किया। उसको इवेल्युएट करेगा आरडीसी, रिसर्च डिग्री कमेटी या रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। 8.3 में क्या बोला है, इन केस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च स्कॉलर इज अनसेटिस्फैक्टरी द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर द सेम एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर, कि अगर मान लीजिए वो रिसर्च डिग्री कमेटी या रिसर्च एडवाइजरी कमेटी को स्टूडेंट का काम जो है अनसेटिस्फैक्टरी लगता है तो उसको जो है दोबारा से वो करेक्टिव मेजर कर सकती है, मतलब ठीक करवा सकती है, उसको सजेस्ट कर सकती है। इफ अ रिसर्च स्कॉलर फेल टू इम्प्लीमेंट दीज करेक्टिव मेजर द रिसर्च डिग्री या रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में रिकमेंड टू द इंस्टीट्यूशन विद स्पेसिफिक रीजन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, कि अगर फिर से वो सही काम नहीं करता है स्कॉलर तो वो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी इन रिटर्न जो है वो इंस्टीट्यूशन को बोल सकती है कि इसकी रिसर्च को कैंसिल किया जाए, इसके एडमिशन को। इसके बाद बात आती है 9 पॉइंट पे, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट मेथड, मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री, कि एमफिल या पीएचडी की डिग्री लेने के लिए आपको कितने मिनिमम स्टैंडर्ड और अवार्ड्स चाहिए, क्या चाहिए, असेसमेंट कैसे होगी, इवेल्युएशन कैसे होगी। 9.1 बोलता है द ओवरऑल मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग क्रेडिट ऑफ द कोर्स वर्क फॉर द अवार्ड ऑफ एमफिल डिग्री शैल नॉट बी लेस दैन 24, कि आपके जो मिनिमम जो क्रेडिट हैं वो 24 क्रेडिट होने चाहिए इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। इंक्लूडिंग कोर्स वर्क हमने 8 और 16 का पढ़ा था कि मिनिमम 8 होने चाहिए कोर्स वर्क में और मैक्सिमम जो है वो 16 होने चाहिए। तो एमफिल के लिए 24 क्रेडिट आपके कम से कम होने चाहिए ओवरऑल, जिसमें कोर्स वर्क के क्रेडिट भी इंक्लूड होंगे। Upon unsatisfactory completion of coursework and obtaining the marks graded prescribed in subclause 7.8, the case may be MPhil PhD scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation thesis within a reasonable time as stipulated by the institution concerned based on these regulation, कि कोर्स वर्क करने के बाद और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को सारी फुलफिल करने के बाद जो पर्टिकुलर स्कॉलर है एमफिल या पीएचडी का उसको एक ड्राफ्ट जो है अपनी डिसर्टेशन या थीसिस का प्रेजेंट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद क्या होगा, प्रायर टू द सबमिशन ऑफ द थीसिस द स्कॉलर में मेक अ प्रेजेंटेशन। देखिए जो डिपार्टमेंट की रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जो उसमें डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, उनके सामने जो उसको अपना रिसर्च वर्क जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक डिटेल प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा 9.4 में, एमफिल रिसर्च स्कॉलर है तो एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार एंड पीएचडी स्कॉलर मस्ट पब्लिश एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन रेफर्ड जर्नल एंड मेक 2 पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए अगर एमफिल का स्कॉलर है तो उसको एक रिसर्च पेपर उस थीसिस में से छापना पड़ेगा और एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में उसको वो एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीएचडी का स्टूडेंट है तो कम से कम एक रिसर्च पेपर उसको छापना पड़ेगा, किसी पब्लिश करना पड़ेगा रेफर्ड जर्नल में, और 2 पेपर उसको प्रेजेंट करने पड़ेंगे किसी भी कॉन्फ्रेंस में उस डिसर्टेशन या थीसिस में से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोला 9.5 में, द एकेडमिक काउंसिल or equivalent body of the institution shall evolve a mechanism using a well developed software and gadget। देखिए क्या होगा, उसका पर्टिकुलर जो थीसिस है
वो जो है वो हम कहते हैं ना उसमें सीडी ड्राइव में लेते हैं या पेन ड्राइव में लेते हैं और उसका प्लेगरिज्म चेक होता है कि इस आदमी कितना जेन्युइन और असली काम किया है, कितना इसने कॉपी किया है, तो प्लेगरिज्म होगा चेक। अब प्लेगरिज्म चेक होने के बाद अगर सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या होगा। 9.6 में बोला गया है द एमफिल डिसर्टेशन सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर शैल बी वैलिडेटेड बाय हिज रिसर्च सुपरवाइजर एंड एट लीस्ट वन एक्सटर्नल एग्जामिनर हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कि जो एमफिल की डिसर्टेशन है वो गाइड चेक करेगा सबसे पहले, और एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी या उसके अंदर किसी कॉलेज में काम नहीं करता हो। उसके बाद वाइवा वॉइस होगा और उसमें जो है वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट जाएगी उस एग्जामिनर की, एक्सटर्नल एग्जामिनर की, और जो है रिसर्च स्कॉलर जो है उसको वो डिफेंड करना पड़ेगा अपना वाइवा वॉइस। इसके बाद पीएचडी में क्या बोला गया है कि जो पीएचडी की थीसिस है, द पीएचडी थीसिस सबमिटेड बाय द रिसर्च स्कॉलर शैल बी वैलिडेटेड बाय हिज रिसर्च सुपरवाइजर and at least 2 external examiners who are not employment in the institution or college। कि जो एक तो रिसर्च गाइड जो है सुपरवाइजर जो है वो चेक करेगा, दूसरे 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो चेक करेंगे जो उस यूनिवर्सिटी या जिसमें वो पीएचडी कर रहा है उसके नहीं हो या उसके अंडर किसी कॉलेज के नहीं हो, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, उसके बाद उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी। द वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन बेस्ड अमंग अदर थिंग्स ऑन द क्रिटिक given in the evaluation report shall be conducted by the research supervisor and at least one of the 2 external examiner and shall be open to the attend member of research advisory committee, all faculty members, department and the other research scholars, other interest expert researchers etc। कि फिर जो है जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या उसने रिवैल्यूएशन की है, उसमें क्या उसको फीडबैक मिला है। अगर सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर जाकर के वाइवा वॉइस होगा, और उस वाइवा में कौन कौन लोग होंगे, एक तो रिसर्च गाइड होगा सुपरवाइजर, दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा एटलीस्ट एक, और उसके अलावा डिपार्टमेंट के लोग होंगे, रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, और कोई आदमी जो इंटरेस्ट रखता है उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में वो भी इसमें हो सकता है। 9.8 में क्या बोला है, द पब्लिक वाइवा वॉइस ऑफ रिसर्च स्कॉलर टू डिफेंड द डिसर्टेशन थीसिस शैल बी कंडक्टेड ओनली इफ द इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर और द ऑन द डिसर्टेशन थीसिस इज सैटिस्फैक्टरी एंड इंक्लूड अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर कंडक्टिंग द वाइवा वॉइस ऑफ द एग्जामिनेशन। कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की इवैल्यूएशन थीसिस की या डिसर्टेशन की इवैल्यूएशन रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी है, उसके बाद जो है उस रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन की गई है उसके बेसिस पे जो है वो वाइवा वॉइस कंडक्ट होगा। अगर जो एक्सटर्नल इफ द इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर इन केस ऑफ एमफिल डिसर्टेशन और वन ऑफ द इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर इन केस ऑफ पीएचडी थीसिस इज अनसैटिस्फैक्टरी and does not recommend वाइवा वॉइस, the institution shall send the dissertation thesis external examiner out of the approved panel of the examiner and वाइवा वॉइस of examination shall be held if the report of latest examiner is satisfactory। देखिए क्या होगा एमफिल के केस में, अगर मान लीजिए जो हमने एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजी थी थीसिस, वो अगर उसको एग्जामिन करता है और इवैल्यूएशन रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस केस में क्या होगा, वो दोबारा किसी पैनल के दूसरे एग्जामिनर को भेजी जाएगी थीसिस। और पीएचडी के केस में जो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर को हमने भेजी थी रिपोर्ट, उनमें से एक की अनसैटिस्फैक्ट्री आई, एक की सेटिस्फैक्ट्री इवैल्यूएशन आई, तो उस केस में किसी और एग्जामिनर को दोबारा थीसिस भेजी जाएगी और जो लेटेस्ट एग्जामिनर की रिपोर्ट आई होगी उसको देखना होगा कि क्या उसमें बोला गया है और उसके अकॉर्डिंग क्या उसमें सेटिस्फैक्ट्री आई है या अनसेटिस्फैक्ट्री आई है। अगर सेटिस्फैक्ट्री आई है तो फिर वाइवा वॉइस होगा, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री आई है तो थीसिस को रिजेक्ट किया जा सकता है और कैंडिडेट को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल पाएगी उस केस में। इसके बाद 9.9 में क्या बोला है, द इंस्टीट्यूशन शैल डेवलप एप्रोप्रिएट मेथड सो एज टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एमफिल डिसर्टेशन पीएचडी थीसिस within a period of 6 months from the date of submission of the dissertation thesis। कि जो पूरी ये प्रोसेस रहेगी वो इवैल्यूएशन की वो 6 महीने के बाद, थीसिस सबमिशन के 6 महीने के बाद जो है 6 महीने के दौरान जो है वो की जा सकती है। इसके बाद क्या बोला गया है, लास्ट में हम आते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें 10th क्लाउज में क्या बोला गया है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट to be fulfilled by the colleges for getting recognition of offered MPhil and PhD program। कि कॉलेजेस
या दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं और जो पीएचडी कैसे करवा सकते हैं कॉलेजेस में, उनके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि आपके पास एलिजिबल सुपरवाइजर्स होने चाहिए, उनको जो है पीएचडी होनी चाहिए, और दूसरा जो है उनके पास जो है अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, और उन जो सुपरवाइजर्स होंगे आपके वो रिसर्च पेपर्स और पीएचडी उनके पास जो है वो क्राइटेरिया उनका फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद बोला गया है कि एमफिल और पीएचडी क्या पार्ट टाइम मोड में या डिस्टेंस मोड में हो सकती है। हाँ, हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस केस में जो है वो सारी की सारी जो यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन, एमफिल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद क्या बोला गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ द दीज रेगुलेशन और डिग्री अवार्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री अवार्ड हुई है पीएचडी एमफिल की, वो उसको क्या वो कंपैटिबल होगी या उसको कैसे मान्यता मिलेगी इंडिया में। तो अगर वो इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी मापदंडों को फुलफिल करती है तो उस केस में उसको हम मान्यता दे सकते हैं। इसके बाद बोला गया है डिपॉजिटरी विद इनफ्लेबल नेट। ये इनफ्लेबल नेट क्या होगा, क्या है आपको मालूम है कि एक रेजोवायर है जिसमें सारी एमफिल और पीएचडी की थीसिस जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं। तो उसके लिए भी जो थीसिस पब्लिश होगी, जो थीसिस जो है सबमिट होगी और उसमें डिग्री अवार्ड होगी, वो सारी की सारी थीसिस और डिसर्टेशन जो है वो इनफ्लेबल नेट में जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो होंगी। तो इस तरह से ये पूरी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं पीएचडी और एमफिल की डिग्री के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये टिपिकल चीज़ें हैं, मैं कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है वो एमफिल और पीएचडी की डिग्री का सारा प्रोसेस है, सारे स्टैंडर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करें वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो पीएचडी एमफिल करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।